हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। गाइस, कैसे हैं आप सब? होपफुली आप अपने घर में सब अच्छे होंगे। तो गाइस, अच्छे रहिए, ध्यान रखिए अपना। एंड गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री से 10 क्वेश्चंस। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया विंस फ्रीडम इज ऑटोबायोग्राफी ऑफ। तो आपको बताना है कि इंडिया विंस फ्रीडम, ये ऑटोबायोग्राफी कौन से पर्सन की है। ए ऑप्शन है अब्दुल कलाम आज़ाद, बी है मोहम्मद अली, सी है जाकिर हुसैन एंड डी है सैयद अहमद खान। वीडियो को पॉज कीजिए, 5 सेकंड का टाइमर ऑन कीजिए एंड देन इस क्वेश्चन का सही आंसर मार्क कीजिए। चलिए, होपफुली अभी तक आपने इसका सही आंसर मार्क किया होगा। गाइस, इसका सही आंसर है अब्दुल कलाम आज़ाद। एंड अब्दुल कलाम आज़ाद जी हमारे देश के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर भी रह चुके हैं। इनको 1992 में आई थिंक भारत रत्न दिया गया था। ठीक है जी। और ये यंगेस्ट प्रेसिडेंट रह चुके हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के। ठीक है जी। और इन्होंने 1940 से लेकर 1945 के इन बिटवीन ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। ठीक है। और यंगेस्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी यही थे। ठीक है। बाकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में एक बार देख लेते हैं। अच्छा, इनके बर्थडे पर मतलब बोले तो 11 नवंबर को हम क्या मनाते हैं? नेशनल एजुकेशन डे। देखिए यहाँ पर 1992 में इनको मिला भारत रत्न। 1923 में ही बिकम द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। यहाँ पर आप इंडियन नेशनल कांग्रेस लगा सकते हो। ठीक है जी। और ये प्रेसिडेंट रहे हैं कांग्रेस के 1940 से लेकर 1945 के बीच में। एंड ही वाज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। चलिए, नेक्स्ट क्विज है। दो क्विज देखेंगे आज हम, और इसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप सोचना और इसका आंसर देना। अमर सोनार बांग्ला, द नेशनल एंथम ऑफ बांग्लादेश, जिसको अमर सोनार बांग्ला, ये अपने बंगाल में जब इलेक्शन थे तो बहुत ज़्यादा सुना होगा ये न्यूज़ में, है ना। और पॉलिटिकल्स जो लीडर्स थे उनके डेफिनेटली कंपेन में आपने सुना होगा अमर सोनार बांग्ला। तो आपको बताना है कि अमर सोनार बांग्ला नेशनल एंथम वो बांग्लादेश वाज कंपोज बाय वूम। ठीक है जी। तो चार ऑप्शन है, रविंद्रनाथ टैगोर, सरोजनी नायडू, सुरेंद्रनाथ बनर्जी एंड डी है आनंद मोहन बोस। ठीक है जी। इसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप सोचिए। चलिए, नेक्स्ट क्विज देख लेते हैं। ये भी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। वो अमंग द फॉलोइंग इज रेफर टू एज अ डेजर्ट फोक्स। ठीक है। ये बात है वर्ल्ड वार की। तो आपको बताना है कि डेजर्ट फोक्स किसको कहा गया था? लॉर्ड बेवल को, जनरल एसन होवो, जनरल रोमेल, जनरल मैकआर्थर। ठीक है जी। तो आपको ये बताना है, हम लास्ट में डिस्कस करेंगे इसको। और अभी के लिए आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ इसका आंसर दीजिएगा खुद से। चलिए, सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। द आइलैंड ऑफ कॉरिसिका इज एसोसिएटेड विद। तो आपको बताना है कि ये जो आइलैंड है ये बेसिकली किस पर्सन के साथ एसोसिएट करता है। मुसोलिनी। ये मुसोलिनी आपको पता ही होगा। वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 आपने अगर देखा है मेरा सेशन तो डेफिनेटली आप बता पाएंगे। अच्छा, चलिए बताइए, मुसोलिनी कहाँ के लीडर थे? ये मैं आपको बता देता हूँ। वर्ल्ड वार 2 में इनका नाम आया है। ठीक है। अभी के लिए चलो आपको एक यहाँ पर मैंने हिंट दे दिया। तो आपको बताना है कि ये लीडर कहाँ के थे? फ्रांस के, इटली के, जर्मनी के या फिर रशिया के। ठीक है। तो चार ऑप्शन है आपके पास, इसका आंसर मुझे दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। उसके बाद हिटलर, क्या हिटलर एसोसिएट करते हैं आइलैंड ऑफ कॉरिसिका, या नेपोलियन, या फिर विंसेंट चर्चिल? ठीक है जी। विंसेंट चर्चिल थे, आपको बताइए वर्ल्ड वार 2 के दौरान ये यूके के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा था विंसेंट चर्चिल ने। ठीक है जी। चलिए, वीडियो को पॉज कीजिए, 5 सेकंड का टाइमर ऑन कीजिए एंड इस क्वेश्चन की बिहाफ पर सही आंसर मार्क कीजिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर है गाइस सी, नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है जी। एक बार एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में देख लेते हैं ये कैसे एसोसिएट करते हैं इस कोरिसिका आइलैंड से। देखिए, द आइलैंड ऑफ कोरिसिका ये बेसिकली फ्रांस के अंडर आता है। ये कहाँ पर है? मेडिटेरियन के सी के आसपास है। ठीक है जी। जो फ्रेंच एम्पायर थे नेपोलियन बोनापार्ट, ये इनका जन्म हुआ था यहाँ पर एगेक्सिस में। और ये एक तरह की कैपिटल है कोरिसिका की। ठीक है जी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर विच कम्युनिटी वेयर सीट्स रिजर्व्ड बाय मोरले मिंटो रिफॉर्म्स। अब मोरले मिंटो रिफॉर्म्स कब आए थे? 1909 में। ठीक है जी। इसको हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी कहते हैं। ठीक है। या चलिए आप मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म से ही याद कर लीजिए, क्योंकि इसी से ही बेसिकली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है। तो 1909 में ये एक्ट आया था। और इस एक्ट में बेसिकली कौन सी कम्युनिटी को रिजर्व्ड रखा गया था, मतलब रिजर्व सीट्स दी गई थी। अब देखिए, ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट इसका आंसर भी वही है जो आप लोग सोच रहे हो। बट चार ऑप्शन है, एक बार देख लेना कि इसका आंसर कौन कौन सा है, फिर हम डिस्कस करेंगे। ए ऑप्शन है जूइश, बी है मुस्लिम, सी है क्रिश्चियंस, डी है सिक्स। होपफुली आपने इसका सही आंसर मार्क करा होगा, मुस्लिम्स।
मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स में जो मुस्लिम्स कम्युनिटी थी हमारे इंडिया में, इनको सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था। सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है, मान लो कि लाइक एज 25 मेंबर है, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस में जो मुस्लिम से मान लो यहाँ पर 5 थे और जो हिंदूज थे वो 20 थे, ठीक है। तो मुस्लिम्स को लगता था कि हम तो कभी भी मेजॉरिटी में नहीं आ पाएंगे, क्योंकि इंडिया की अगर मेजॉरिटी देखें तो हिंदूज थी, ठीक है। तो यहाँ पर मुस्लिम्स को लगा कि हम कभी सत्ता में नहीं आ पाएंगे, हम कभी प्रेसिडेंट नहीं बन पाएंगे, और इनको एक तरह से ब्रिटिशर्स भड़काते रहते थे, ठीक है। जैसे आपको मैंने बताया था, बांटो और राज करो की नीति ब्रिटिशर्स की चलती रहती थी। तो इस कंडीशन में हुआ क्या, 1906 में मुस्लिम लीग ने एक पार्टी बनाई, मतलब मुस्लिम लीग बनी, और किसके नेतृत्व में बनी थी, आगा खां, ठीक है। और भी एक दो पर्सन थे, मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस करवाया इंडियन नेशनल मूवमेंट में। और इस कंडीशन में हुआ क्या कि मुस्लिम लीग चाहती थी कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट मिले। मतलब सेपरेट इलेक्टोरेट का क्या है कि मान लो कि अगर ये 5% मुस्लिम्स हैं और ये कोई भी कॉन्स्टिट्यूंसी सीट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जस्ट फॉर इमेजिन, ऐसे समझ लो कि आप दिल्ली में रहते हो, है ना, दिल्ली में 7 एमपी के जब इलेक्शन होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा के, तो 7 सीट्स हैं, ठीक है। अब ऐसे समझ लो कि जो चांदनी चौक है, ठीक है, हालांकि मुझे पता नहीं चांदनी चौक में मेजोरिटी किसी की है, बट अभी के लिए चलिए मान लीजिए चांदनी चौक में मान लो कि मेजोरिटियन जो रहते हैं वो मुस्लिम्स रहते हैं, ठीक है। अब ऐसे समझ लो आप, अब यहाँ पर मुस्लिम अगर कैंडिडेट कोई खड़ा होगा, और यहाँ पर हिंदू भी रहते हैं और मुस्लिम्स भी रहते हैं, लेकिन अगर ये जो मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा होगा तो इसको मुस्लिम्स ही वोट देंगे, ठीक है। तो इसको क्या कहा जाता है, सेपरेट इलेक्टोरेट। वैसे हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, डेफिनेटली आपको पता होगा, इस टर्म से आप गो थ्रू होंगे। सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है कि मुस्लिम्स ही मुस्लिम्स को वोट करेंगे, ठीक है। ये बेसिकली इनको कब दिया गया था, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स में। सेपरेट इलेक्टोरेट, या फिर आप ऐसे समझ सकते हो सीट रिजर्व्ड, कौन से एक्ट में करेगी थी, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। चलिए, और कॉमनल फादर भी कहा जाता है मिंटो को, ठीक है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है, इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने फर्स्ट टाइम हिंदू और मुस्लिम को डिवाइड करा था, मुस्लिम्स को यहाँ पर सेपरेट इलेक्टोरेट देकर, ठीक है जी। चलिए तो यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, आप एक बार देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। अब देखिए, अगर आपने इंडियन नेशनल मूवमेंट के मेरे सारे लेक्चर्स देखे हैं जो ऑलरेडी अपलोडेड है हमारे चैनल पर, आप जाकर देख सकते हो, ईपीएफओ हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। उसका जो लास्ट वाला सेशन था मेरा, इंडियन नेशनल मूवमेंट 10, यहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से समझाया आपको। मान लो कि ये है हमारा प्यारा भारत, अभी के लिए आप कंसीडर करो ये है हमारा प्यारा भारत, क्योंकि मेरी ड्राइंग थोड़ी सी अच्छी नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए पहले ही सॉरी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक रीज़न था त्रावणकोर, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर बेसिकली त्रावणकोर ही है, और बहुत सारे रीजंस थे जो इंडिया में मिलना नहीं चाहते थे। मतलब मैं आपको सिचुएशन समझाता हूँ, यहाँ पर हुआ क्या कि 1945 के बाद जब यहाँ पर डिक्लेयर करा गया, मतलब ब्रिटिशर्स के द्वारा डिक्लेयर करा गया कि अब इंडिया को हम आज़ाद कर देंगे। अब इंडिया को आज़ाद करने की बात जब चल रही थी, तो मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में कुछ सच एक समझौता नहीं बन पा रहा था, ठीक है। क्योंकि मुस्लिम लीग क्या चाहती थी, सेपरेट नेशन। इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या चाहती थी, अखंड भारत, क्योंकि ये जो पाकिस्तान और ये जो मान लो बांग्लादेश है ये भी इंडिया में ही रहे, ठीक है। या फिर इंडिया में रहते हुए इनको हम एक तरह से डोमिनियन स्टेटस, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक बार, डोमिनियन स्टेटस। ये मैप एक बार यहाँ से चला गया, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। इंडिया नेशनल कांग्रेस क्या चाहती थी कि जो मुस्लिम लीग है इनको हम क्या करते हैं, जहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी ज़्यादा रहती है हमारे इंडिया में, यहाँ पर मान लो कि ये है आज का पाकिस्तान, और मान लो ऐसे यहाँ पर बांग्लादेश है, तो यहाँ हम क्या कराएंगे, प्लेबिसाइट करवाएंगे। प्लेबिसाइट क्या होता है, वोटिंग करवाकर हम यहाँ पर अगर चाहते हैं लोग अलग रहना तो इनको अलग जरूर कर देंगे, लेकिन डोमिनियन स्टेटस देंगे, ठीक है। अब डोमिनियन स्टेटस में क्या होगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस चाहती थी कि सेंट्रल लेवल पर पावर इंडिया के पास ही रहे, CCD मतलब कम्युनिकेशन, ठीक है जी, और एक तरह से मतलब ये पावर इंडिया के पास रहे, ठीक है जी। तो अब यहाँ पर जो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस तो की जो डिमांड थी, मतलब मुस्लिम लीग की, वो ये मान नहीं रही थी, ठीक है। तो इस कंडीशन में होता क्या है, जब 1947 के आसपास जब हमारा देश आज़ाद होने लगता है, तो ब्रिटिशर्स यहाँ पर ना एक ऑप्शन रखते हैं। ऑप्शन क्या था कि एक तो इंडिया में अगर कोई भी प्रिंसी स्टेट मर्ज करना चाहते हैं तो वो इंडिया में कर सकते हैं, कोई पाकिस्तान में मर्ज करना चाहता है तो वो पाकिस्तान में कर सकता है, ठीक है। या फिर कोई भी प्रिंसी स्टेट अगर
इंडिपेंडेंट रहना चाहता है तो वो इंडिपेंडेंट रह सकता है, ठीक है। तो बहुत सारे प्रिंसी स्टेट ऐसे थे जो चाहते थे हम इंडिपेंडेंट रहें। फिर बाद में चलकर जवाहरलाल नेहरू जी और माउंटबेटन की प्लानिंग हुई, मतलब प्लानिंग इन द सेंस ऑफ एक मीटिंग हुई। मीटिंग में डिसाइड करा गया कि ठीक है, जो पाकिस्तान से बिल्कुल सटीक वाले एरिया है, अगर वहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी है तो वो पाकिस्तान को दे दिया जाए। इन बिटवीन कोई ऐसा एरिया ना हो जो पाकिस्तान उसको ऑक्यूपाई कर ले या पाकिस्तान में वो जाकर विलय कर ले, ठीक है। तो ये कंडीशंस रखेगी। बहुत सारी कंडीशंस थी कि भाई फिर बाद में बहुत सारे जो प्रिंसी स्टेट्स थे वो चाहते ही नहीं थे, ठीक है। धीरे धीरे उनको मर्ज करवाया गया। आप सब जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का बहुत इंपॉर्टेंट योगदान रहा है हमारे देश को यूनाइट करवाने में। तो ये जो एरियाज है ना, कुछ जैसे ये त्रवणकोर वाला हो गया, ठीक है। यहाँ पर आप समझ लो कि बीच में एक भोपाल वाला रीजन था, ठीक है। जूनागढ़ वाला रीजन हो गया, ठीक है। जोधपुर वाला रीजन हो गया, एक इधर से मणिपुर वाला रीजन हो गया, ठीक है। इधर से हैदराबाद वाला रीजन हो गया, और ये कश्मीर वाला रीजन हो गया, ठीक है। ये कुछ एरियाज ऐसे थे जो डिस्प्यूटेड थे। डिस्प्यूटेड इन द सेंस ऑफ कि प्रिंसी चाहते थे, जो प्रिंस थे वो चाहते थे कि हम आज़ाद रहें, ठीक है। और कश्मीर तो चाहता था कि हम अलग से एक नेशन ही बनाएं, ठीक है। और फिर उसके बाद हुआ क्या, जैसे मान लो कि ये जो छोटे छोटे एरिया थे, जूनागढ़ को तो खैर हमने डिस्कस किया ही है, अभी प्रीवियस सेशंस में ही डिस्कस किए। और यहाँ पर जो भोपाल वाला था, इससे एनेक्सेशन साइन करवा लिया, ठीक है। और जोधपुर वाले एक महाराजा थे, राजा महाराजा थे, इनको अपने टाइटल से बहुत प्यार था, ठीक है। तो इनको कहा गया कि आप टाइटल रखिए, आपको हम पेंशन देंगे, जो भी जिस प्रकार भी लालच यहाँ पर दे सकते थे इंडियन नेशनल कांग्रेस वाले, वो दिए और इनको मर्ज करवाया, ठीक है। मणिपुर में आप सब जानते हैं वोटिंग हुई। कुछ लोग चाहते थे मणिपुर एक आज़ाद रहे, ठीक है, या फिर डोमिनियन स्टेटस के तौर पे रहे। कुछ चाहते थे कि वो इंडिया में मिल जाए, ठीक है। तो मणिपुर भी मिल गया। अब ये त्रवणकोर वाला जो पार्ट था ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अब त्रवणकोर को सपोर्ट कर रहा था पाकिस्तान, मतलब मुस्लिम लीग, और मुस्लिम लीग के लीडर थे जिन्ना, ठीक है। जिन्ना कभी भी नहीं चाहते थे कि इंडिया में स्टेबिलिटी आए, क्योंकि वो हैदराबाद को भी सपोर्ट कर रहे थे। हैदराबाद को भी बोलते थे कि आप आज़ाद रहो, अगर इनकेस आपको कोई ऐसा ज़रूरत हो तो हम आपके साथ खड़े हैं। इधर से त्रवणकोर को अपनी पूरी सपोर्ट दिखाते थे। मतलब मेन एजेंडा इनका यही था कि इंडिया में डिस्प्यूट करना, ठीक है। और इनका ये रीज़न क्यों था, क्योंकि माउंटबेटन और जवाहरलाल नेहरू जी बहुत अच्छे दोस्त थे, और कहीं ना कहीं यहाँ पर जिन्ना को ऐसा लगता था कि हमें कम एरिया मिले, और जिन्ना चाहते थे कश्मीर वाला एरिया, ठीक है। और कश्मीर के राजा चाहते थे कि अगर एनेक्सेशन हो तो इंडिया में ही हो। वो बाद में चलकर हुआ था एनेक्सेशन, ठीक है, इसको हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। और अगर आप यहाँ पर देखना चाहते हो तो इंडियन नेशनल मूवमेंट में आप देख सकते हो, पार्ट 10 में मैंने बहुत अच्छे से कवर करवाया ये सेशन सारा का सारा, ठीक है। अब त्रवणकोर वाले जो एरिया है, ये एनेक्सेशन हुआ था फर्स्ट, मतलब फर्स्ट 1947 के बाद। ये ऐसे समझ लो कि 15 दिन के अंदर अंदर एनेक्सेशन हो गया था, नहीं सॉरी 31 जुलाई में एनेक्सेशन हो गया था इसका, ठीक है, 1947 में त्रवणकोर वाला रीजन, ठीक है। तो फर्स्ट एनेक्स हुआ था त्रवणकोर, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, 31 जुलाई को एक तरह से ही मान गए थे, बाद में एनेक्सेशन साइन हुआ था, ठीक है। बट आप यहाँ पर मान के चलो कि इन बिटवीन हो गया था, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील दर्पण अ प्ले डेबिसिटिंग द रिवोल्ट अगेंस्ट द इंडिगो प्लांटर्स वाज रिटन बाय। जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चल रहा था ना, तो हमारे देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि एक पॉलिटिकल लीडर नहीं था, ठीक है। अब आप एक बात समझो, लाइक जैसे इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या रही, 57 का रिवोल्ट हुआ, उस टाइम सारे के सारे जो लीडर्स थे वो डिवाइडेड थे, ठीक है। इंडिया को यूनाइट करने के लिए एक बिल्कुल ऐसा नरम दिल का नेता चाहिए था, ठीक है। और नरम दिल का नेता बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। अब इसको ऐसे समझो कि महात्मा गांधी जी 1915 से लेकर इंडियन नेशनल कांग्रेस में अपनी सच एक पॉलिटिकल छवि एस्टेब्लिश करते हैं, या फिर आप ऐसे समझो 1919 से, ठीक है, या 1950 से 15 से ही समझो। अब 1940 तक तो महात्मा गांधी जी बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से डिसीजन लेते हैं, और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो हमेशा से एक बेंच पर आकर ब्रिटिशर से बात करती है। जब महात्मा गांधी जी को लगता है कि अब हमारे पास रिसोर्सेज हैं, ठीक है, अब हम ब्रिटिशर्स को टक्कर दे सकते हैं, फिर फाइनली 1942 में महात्मा गांधी जी भी यहाँ पर डिसाइड करते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन लॉन्च करते हैं। और ये एक तरह का क्या था, हिंसा पूर्वक आंदोलन था, यहाँ पर सबसे ज़्यादा हिंसा हुई थी, अगर आपको पता हो तो, ठीक है। मतलब हमारे देश में सबसे बड़ी कमी ये थी। अब मैंने आपको ये क्यों बताया, इसको ध्यान से समझो। नील दर्पण एक प्ले है जो बेसिकली बताता है हमें इंडिगो प्लांटर्स, मतलब ब्रिटिशर्स ना फोर्सफुली तरीके से इंडिगो की खेती करवाते थे जो इंडिया के फार्मर्स हैं उनसे, और उनको इतना ज़्यादा अर्निंग भी नहीं होती थी। और अगर इंडिगो की आप खेती करते हो तो आपकी जो भूमि है वो भी बेसिकली कहीं ना कहीं कुछ टाइम के बाद
वो उपजाऊ नहीं रहती, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी, ठीक है। अब वहाँ के फार्मर्स परेशान थे, ठीक है, और परेशान थे तो महात्मा गांधी जी ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे हैं अपने टाइम में, छोटे छोटे इवेंट्स लॉन्च करे हैं। आप महात्मा गांधी जी का स्पेशल मेरा एक लेक्चर है, उसको देख सकते हो, वहाँ पर मैंने स्पेशली इंडिगो वर्कर्स के बारे में भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करा है, ठीक है, बहुत अच्छे से। अब ये जो प्ले था नील दर्पण, ये लिखा किसके द्वारा गया था? दीन बंधु मित्रा के द्वारा, ठीक है। इस प्ले में बेसिकली इंडिगो वर्कर्स पर जो अत्याचार हो रहे थे ब्रिटिशर्स के द्वारा, वो सारा का सारा बताया गया है, ठीक है। बाद में चलकर जब 1914-15 के आसपास जर्मनी ने इसकी डाई बनानी शुरू कर दी थी, तब जाकर भयंकर लॉस हुआ था। एक तो वर्ल्ड वार 1 चल रहा था, ऊपर से ब्रिटिशर्स पूरा पैसा नहीं देते थे, और जो ये हल्की फुल्की खेती करते थे अपने लिए, वो भी सारा का सारा अनाज ले जाते थे अपने सोल्जर्स के लिए, तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, ठीक है। बहुत प्रताड़ित करा जाता था ब्रिटिशर्स के द्वारा इंडिगो वर्कर्स को, ठीक है जी। चलिए, वेयर डिड द सो कॉल्ड ब्लैक होल ट्रेजेडी टेक प्लेस? अब ये ब्लैक होल ट्रेजेडी बहुत ही फेमस ट्रेजेडी थी, ठीक है। आप ऐसे समझो, ब्रिटिशर्स वर्सेस इंडियंस के बीच की फर्स्ट बैटल का कारण ही ब्लैक होल ट्रेजेडी था। अब आप समझ गए होंगे ब्लैक होल ट्रेजेडी क्या थी, ठीक है। आपको बताना है कहाँ पर हुई थी, समझ तो आप गई। अब ऑप्शन है, ए ढाका, बी है मोंगेर, सी कैलकटा, एंड डी मुर्शिदाबाद। वीडियो को पॉज कीजिए एंड इसका सही आंसर मार्क कीजिए। चलिए, होपफुली अभी तक आपने इसका सही आंसर मार्क किया होगा। इसका सही आंसर है कैलकटा, ठीक है जी। ब्लैक होल ट्रेजेडी क्या थी, एक बार मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता देता हूँ। 1756 के आसपास की बात है, ठीक है। अब यहाँ पर बंगाल में क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने अपने आप को स्टैब्लिश करना शुरू कर दिया, ठीक है। बंगाल में इन्होंने ड्यूल गवर्नमेंट सिस्टम इस्टेब्लिश किया। अब ड्यूल गवर्नमेंट सिस्टम में क्या होता था, ब्रिटिशर्स का जो नेतृत्व था वो यहाँ पर एक तरह से गवर्नर ऑफ ब्रिटिशर्स की पोस्ट संभालते थे, ठीक है। गवर्नर ऑफ बंगाल, ठीक है, गवर्नर ऑफ बंगाल। और ड्यूल गवर्नमेंट सिस्टम में एक पोस्ट तो ये होगी गवर्नर ऑफ बंगाल, इसको कौन हैंडल कर रहे थे? ब्रिटिशर्स। और एक पोस्ट थी जो वहाँ के नवाब थे, ठीक है। और जो बंगाल के नवाब थे, इनका नाम क्या था? सिराज उद दौला, ठीक है जी। अब सिराज उद दौला बहुत ही यंग थे, ठीक है, और इनको लगता था कि भी ब्रिटिशर्स हमारे पास बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहे हैं हमारे खिलाफ, ठीक है। और बिल्कुल कर भी रहे थे, ठीक है। सिचुएशन ही ऐसी कर दी थी ब्रिटिशर्स ने, क्योंकि सारे के सारे राइट्स तो ब्रिटिशर्स ने अपने पास ले लिए थे। जो गवर्नर ऑफ बंगाल था, इनका नाम था रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। अब रॉबर्ट क्लाइव के पास कौन कौन सी पावर थी? आप ऐसे समझो, इनको दीवानी राइट्स दिए गए थे। अब दीवानी राइट्स क्या होते थे कि सारी की सारी जो लॉज एंड लीगल्स की अथॉरिटी है वो किसके पास थी? इनके पास थी, ठीक है। टैक्स वसूलना वो किनके पास था? इनके पास था। अब ये बेचारा क्या करता था, यहाँ पर जो नवाब बना हुआ था, ठीक है, इसको ये क्या करते थे, 13 लाख के आसपास रुपए देते थे कि पूरा साल आपने निजामत के काम करने हैं। निजामत बोले तो पब्लिक वेलफेयर वर्क करने हैं, या पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट ऐसे समझ लो, जो जन जन कल्याण लोगों के लिए बेसिकली पैसा दिया जाता है। और अपना भी जो भी आप एज अ राजा अपनी लाइफ जीते हो, उसके लिए भी आपको यही पैसा दिया जाएगा। अब इसको लगता था कि मैं नवाब होकर मैं किसी कि वो सारी की सारी अथॉरिटी दे दूँ और वो मुझे पैसे दें। तो इसको चलकर ये बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गया, गुस्से में आ गया। अब गुस्से में आकर इसने यहाँ पर भयंकर एक ट्रेजेडी कर दी, और इस ट्रेजेडी को हम क्या कहते हैं? ब्लैक होल ट्रेजेडी। अब ये ट्रेजेडी में इसने करा क्या, कैलकटा में ब्रिटिशर्स के द्वारा एक फोर्ट बनाया गया था, छोटा सा फोर्ट था जिसका नाम था फोर्ट विलियम्स, ठीक है। फोर्ट विलियम्स पे इन्होंने अटैक कर दिया। इन्होंने अटैक करा यहाँ के नवाब सिराजुद्दौला। अब अटैक करने के बाद इन्होंने ब्रिटिशर्स के 146, हाँ जी, 146 सोल्जर्स को कैप्चर करा, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव थे नहीं तो इनको भाई साहब को भी इस दुनिया को छोड़कर जाना पड़ता, ठीक है। बट चलिए, यहाँ पर थे नहीं, तो सोल्जर्स को कैप्चर करा, कैप्चर करके एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया, ठीक है। अब ये जो कमरा था, यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी थी, या फिर ऐसे समझ लो ड्यू टू सफोकेशन, यहाँ पर जो 123 के आसपास सोल्जर्स थे उनकी डेथ हो गई। और जो 23 सोल्जर्स बचे, उन्होंने अपनी आप बीती बताई कि हमारे साथ ऐसा हो गया। आप बीती किसको बताई होगी? जो गवर्नर ऑफ बंगाल रॉबर्ट क्लाइव थे, कि भैया हमारे साथ तो ऐसा हो गया, हमें सांस नहीं आ रही थी, मुश्किल से हमने सांस ली, ठीक है। अब कैसे भी करके इन्होंने सांस ली, अपने आप को बचाया। अब जब ये बात ओपनली आई तो न्यूज़पेपर में छपा। ये क्या है? एक तरह की ब्लैक होल ट्रेजेडी, ठीक है। अगर आपको ज्योग्राफी से थोड़ा सा नॉलेज होगी, ज्योग्राफी से रब्ता रखते होंगे आप लोग, तो डेफिनेटली आप समझते होंगे कि ब्लैक होल ट्रेजेडी क्या है, ठीक है। यूनिवर्स में एक ब्लैक होल होता है जो बहुत छोटा सा होता है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे स्टार्स इसमें समा जाते हैं, ठीक है। फिर ऐसे समझ लो, जो स्टार्स का अंतिम दिन होते हैं उसको हम ब्लैक होल ही कहते हैं।
ये यूनिवर्स में मैंने आपको बहुत अच्छे से कवर करवाया। अगर आप ज्योग्राफी के सेशंस देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं ज्योग्राफी ऑफ ऑल में, ठीक है, ज्योग्राफी फॉर ऑल में, ठीक है, प्लेलिस्ट बनी हुई है स्पेशली। चलिए, तो ये ट्रेजेडी के बाद यहाँ पर हुई थी बैटल ऑफ प्लासी। लेकिन अभी क्वेश्चन हमारा क्या था, वेयर डिड सो कॉल्ड द ब्लैक होल ट्रेजेडी टेक प्लेस, कैलकाटा, ठीक है, कब हुई थी, 1756 में। और मंथ वगैरह याद नहीं रखना, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, जून के मंथ में हुआ था, ठीक है, ब्लैक होल ट्रेजेडी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशवाशिप वाज अबॉलिश्ड बाय द ब्रिटिशर एट द टाइम ऑफ पेशवा। जो पेशवाशिप थी, पेशवाशिप बोले तो मराठास का जो पूरा का पूरा एक सॉरी, मराठास की जो पावर थी वो पेशवास के अंडर रहती थी, ठीक है, ये बात तो आपको पता ही होगा। अब जो पेशवास थे, ये इनको ब्रिटिशर्स समझते थे कि जब ब्रिटिशर्स ने मराठास के साथ वार लड़े, अगर पेशवा यहाँ पर रहे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये दोबारा से यूनाइट करेंगे सभी की सभी मराठा किंग को, और फिर कहीं ना कहीं हमारे खिलाफ रिवोल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो पेशवा की जो एक पोस्ट थी ना, ब्रिटिशर्स ने उसी को ही अबॉलिश कर दिया था, ठीक है। और वो कौन से पेशवा के टेन्योर में हुआ था, ए ऑप्शन है रघुनाथ राव, बी है नारायण राव, सी है माधव राव सेकंड, और डी है बाजीराव सेकंड, ठीक है जी। वीडियो को पॉज कीजिए एंड इसका सही से आंसर मार्क कीजिए, ठीक है जी। चलिए, होपफुली अभी तक आपने इसका सही आंसर लगाया होगा। इसका सही आंसर है बाजीराव सेकंड, ठीक है। बाजीराव सेकंड को जो एज अ पेशवा थे, इनकी पोस्ट को अबॉलिश करा और इनको मजबूर करा, कानपुर के पास एक जगह है बिठूर, वहाँ पे रहने के लिए। अब बिठूर कई बुक्स में इसकी स्पेलिंग ये लिखी हुई है, कई बुक्स में ये लिखी हुई है, बात एक ही है, ठीक है जी। है कहाँ पर, ये कानपुर में, ठीक है। बाद में चलकर 1857 में नाना साहिब जी ने बदला लिया था बाजीराव सेकंड का, बट अनफॉर्चुनेटली वो बदला सही से, मतलब एक तरह से रिजल्ट उसका सही नहीं निकल पाया। 1857 का रिवोल्ट दबा दबा दिया था ब्रिटिशर्स ने, एज यू नो, है ना। और इसी वजह से 1947 तक ये अपने आप को पावर में रख पाए थे, ठीक है। बट चलिए, आपको याद रखना है किसके टाइम में हुआ था ये, बाजीराव सेकंड के टाइम में। और इस टाइम जो वाइसरॉय थे, ठीक है, वो कौन थे, सॉरी, गवर्नर ऑफ इंडिया, वाइसरॉय थे, आए थे 1857 के बाद, ठीक है। तो गवर्नर ऑफ इंडिया कौन थे, ये याद रखना, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग वन, ठीक है जी। और पेशवा वाज द चीफ ऑफ अष्टप्रधान, ठीक है। ये मैंने आपको मराठास वाले सेशन में बहुत अच्छे से कवर करवा रखा है, एक एक पॉइंट को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करवाया हुआ है, एक बार वो सेशन जरूर देख लेना, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। चलिए, 8th क्वेश्चन देखते हैं। 1937 एन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस एंडोर्सिंग गांधीज प्रपोजल फॉर बेसिक एजुकेशन थ्रू द वर्नाकुलर मीडियम वाज हेल्ड एट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्नाकुलर मीडियम? वर्नाकुलर मीडियम का मतलब होता है कि बेसिक लैंग्वेज में, जैसे अब हम बात करें हरियाणा में, तो खैर जो नॉर्मल लैंग्वेज बोली जाती है वो हिंदी है, बट हरियाणा में हरियाणवी बोली जाती है, लेकिन वो ऑफिशियल नहीं है। पंजाब में पंजाबी है ना। ऐसे ही जम्मू एंड कश्मीर में उर्दू है, ठीक है, एज आई थिंक, मेरे को अगर मैं गलत ना हो तो। अब यहाँ पर 1937 में गांधी जी ने एक एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस करी। गांधी जी चाहते थे कि हमारे देश की जो बेसिक एजुकेशन है, जो बिल्कुल ऐसे समझो आप 1 to 5 तक ऐसे समझ लो बेसिक एजुकेशन, वो एक वर्नाकुलर मीडियम में होनी चाहिए, ठीक है। इसके लिए गांधी जी ने मीटिंग करी थी। ये मीटिंग कहाँ करी थी? सूरत में, बॉम्बे में, अहमदाबाद में, वर्धा में। ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी रहा था गांधी जी की, जब 150th एक तरह से सेलिब्रेट करा जा रहा था, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस चाहती थी कि CWC, आई थिंक अगर मैं गलत ना हूँ, इंडियन नेशनल कांग्रेस की ऐसे समझ लो, मीटिंग भी यहाँ पर ही हो जहाँ पर गांधी जी ने बेसिक एजुकेशन को लेकर ये कॉन्फ्रेंस करी थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस था गांधी जी के लिए ये। चलिए, होपफुली अभी तक आपने इसका सही आंसर मार्क किया होगा। इसका सही आंसर है वारदा। ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में, ठीक है जी। और गांधी जी के द्वारा यही एजुकेशन के लिए एक कॉन्फ्रेंस करी गई थी, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। बाकी एजुकेशन रिफॉर्म्स भी मैंने कवर करवा रखे हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट में, ठीक है, वहाँ पर आप देख लेना। 9th या 10th में आई थिंक मैंने कवर कराए थे, 10th में ही है, ठीक है। 10th वाला पार्ट देख लेना, वहाँ पर एजुकेशन रिफॉर्म्स भी कवर करवा रखे हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर क्रिएटेड? अब ये थोड़ा सा यूनिक सा क्वेश्चन है तो इजी, लेकिन इसको ध्यान से समझिए। अब क्या हुआ था, ब्रिटिशर्स ने जब अपने आप को इस्टेब्लिश करना शुरू करा, मतलब ब्रिटिशर्स बोले तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। तो ये क्या करते थे, इनको ऐसा अथॉरिटी तो थी नहीं, लेकिन ये धीरे धीरे अपने आप को इस्टेब्लिश कर रहे थे, ठीक है। गवर्नर ऑफ बंगाल बना, ठीक है। गवर्नर ऑफ बंगाल के टाइम में जब रॉबर्ट क्लाइव पोस्ट संभाले हुए थे, तो इन्होंने बहुत ज़्यादा करप्शन करी बंगाल में। अब करप्शन इतनी करी तो जो ब्रिटिश अथॉरिटी थी उनके पास ऐसा कुछ पहुंचता ही नहीं था, यही सारा कुछ हजम कर जाते थे, खा लेते थे, करप्शन करते थे, ठीक है।
तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जब अथॉरिटी मिली ब्रिटिश क्राउन से कि आप इंडिया में पॉलिटिकल अफेयर में भी अपना इंटरेस्ट एस्टेब्लिश कर सकते हो, मतलब एक तरह से आप यहाँ पर राज करना एस्टेब्लिश कर सकते हो, तो 1773 का एक्ट पास हुआ था, है ना, आपको पता होगा। तो 1773 के एक्ट से पहले यहाँ पर लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल बनाए गए थे, जिनका नाम था वेरेन हेस्टिंग, जो बाद में चलकर क्या बने थे, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, तो वेरेन हेस्टिंग के समय में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की पोस्ट रखी गई थी कि हमारे इंडिया में एक तो कलेक्शन, जो भी बेसिकली डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का काम है, वो अच्छे से हो सके और करप्शन कम हो। बहुत सारी पोस्ट इस्टेब्लिश करी गई थी वेरेन हेस्टिंग के समय में। तो वेरेन हेस्टिंग बने थे गवर्नर ऑफ बंगाल या फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, आप ऐसे समझ लो 1772 में। ठीक है, ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है जी, तो वेरेन हेस्टिंग एस्टैब्लिश द ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर 1772 फॉर कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। ठीक है, वैसे तो इजी है, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस थोड़े से आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, फिर क्विज डिस्कस करेंगे। हु एस्टैब्लिश द शारदा सदन, अ स्कूल फॉर इंडिया विडोज इन कॉलोनियल इंडिया। कॉलोनियल इंडिया मतलब ब्रिटिश टेन्योर के अंडर जब हमारा देश था, तो उस समय विडोज के लिए, जो बेसिकली विधवा हो जाती थी, जिनके हस्बैंड की डेथ हो जाती थी, उनके लिए एक स्कूल खोला गया था, शारदा सदन। ये किसके द्वारा खोला गया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और डेफिनेटली इसका आंसर आप कर पाएंगे। और अगर आप ऐसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना चाहते हो, तो ये सारे के सारे कवर होंगे सोशल रिफॉर्म्स में, और सोशल रिफॉर्म्स मैंने 3 पार्ट्स में कवर करा है, तो वो सेशन ज़रूर देखिएगा अगर आपने नहीं देखे। ठीक है, अगेन आपको वो मिल जाएंगे हमारे प्लेलिस्ट में, जाना हमारे चैनल पर। ठीक है, और वो प्लेलिस्ट में आपको EPFO हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, सोशल रिफॉर्म्स फर्स्ट सेकंड थर्ड। चलिए, इसका क्वेश्चन का आंसर क्या है सही? ए ऑप्शन है महादेव गोविंद रानादे, बी सरोजिनी नायडू, डी दयानंद सरस्वती, एंड डी पंडिता रामाबाई। यही इसका सही आंसर है, पंडिता रामाबाई। ठीक है जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और कब इस्टेब्लिश करा गया था? बॉम्बे में 1889 में। चलिए एक बार क्विज डिस्कस कर लेते हैं। अमर सोनार बांग्ला द नेशनल एंथम ऑफ बांग्लादेश वाज कंपोज्ड बाय वूम। जिन्होंने हमारे भारत का करा, उन्होंने ही बांग्लादेश का करा था, रविंद्रनाथ टैगोर जी। ठीक है जी, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो मुझे लगा कि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी रहा ये स्पेशल वर्ड अमर सोनार बांग्ला बहुत सुना मैंने। ठीक है, पॉलिटिकल रैलीज़ में और पॉलिटिशियंस के द्वारा यूज़ किया गया था, तो डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो ध्यान रखना। ठीक है, और रविंद्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव की उपाधि दी थी महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, और इन्होंने नोबेल प्राइज़ भी जीता था, गीतांजलि इनकी एक नॉवल थी 1913 में। ठीक है, और जनगण मन, जैसे कि मैंने आपको बताया, नेशनल एंथम भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। अच्छा, एक क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, महात्मा गांधी जी को महात्मा का टाइटल किसने दिया था? ठीक है, ये क्वेश्चन आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्विज देख लेते हैं आज की। वो अमंग द फॉलोइंग इज रेफर्ड टू एज अ डेजर्ट फोक्स। अब ये हुआ क्या कि अफ्रीका में जो डेजर्ट वाला पार्ट था, यहाँ पर वर्ल्ड वार सेकंड के दौरान इन भाई साहब ने बहुत अच्छे से डिफेंड किया था। ठीक है, या फिर ऐसे समझो कि डेजर्ट वाले पार्ट को काफ़ी अच्छे से इन्होंने वार के ड्यूरेशन में उसमें लड़ाई वगैरह अच्छे से लड़ी थी, ऐसे समझ लो इजी लैंग्वेज में। तो इनका नाम था जनरल रोमेल। ठीक है जी, तो जनरल रोमेल ये कहाँ से थे? यहाँ पर देखिए, ये एक नेजियन जर्मनी के एक जनरल थे। ठीक है, और ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकेंड ही वाज नोन एज ए ब्रिलियंट बैटल टैक्टिक्स, इसको कहा जाता था फोक्स लाइक। ये अटैक करते थे जो डेजर्ट वाला पार्ट था नॉर्थ अफ्रीका का। ठीक है, डेट्स वाई इनको एक टाइटल दिया गया था डेजर्ट फोक्स। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और बहुत बार क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। ठीक है, आज मैंने ज़्यादा टफ क्वेश्चन डिस्कस नहीं करवाए, लेकिन हाँ ऐसे क्वेश्चन से जो आपको थोड़ा सा उलझा सकते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आप लोग प्रिपेयर रही। अब नेक्स्ट सेशन जब भी हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री का, काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसमें आपको एक आइडिया हो जाएगा। ठीक है, चलिए होपफुली आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस करे आपको समझ में आए होंगे। अगर इन केस आपका कोई डाउट है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए। और आज बहुत ही अच्छा दिन है। ठीक है जी, आप सब जानते हैं भगवान परशुराम जयंती, एंड साथ साथ ईद मुबारक आप सबको। ठीक है, और अपना ध्यान रखिए प्लीज़। घर से बाहर तभी जाइए जब बहुत ही ज़रूरी काम हो, अभी देश के हालात ठीक नहीं है। ठीक है, तो अपना ध्यान रखना। चलिए, थैंक यू सो मच।